Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to Biomolecule Answer Question Series, Objective Type Question, MCQ Type Series. सबसे पहले हमको ये समझना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में MCQ के 16-18 क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चंस को रटते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चंस की तैयारी के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि क्वेश्चन कितने टाइप्स के हैं, MCQ टाइप्स कितने हैं। सो आप इसको सबसे पहले समझिए कि एक सिंगल करेक्ट ऑप्शंस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे और एक करेक्ट आंसर होगा। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स भी होते हैं जो अभी CBSE में नहीं आते हैं, लेकिन चांसेज है इस साल से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 2 और मोर करेक्ट आंसर्स होंगे। असर्शंस रीजन्स फिक्स क्वेश्चन है जो हमारे लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट्स पर डिपेंड करता है। मैच द फॉलोइंग मतलब हम पेयरिंग करते हैं 2 कॉलम्स के बीच में, कॉलम ए और कॉलम बी के बीच में। सीक्वेंस और ऑर्डर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम अरेंज करते हैं आइटम इन करेक्ट ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ट्रू फॉल्स कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट को। और एक होता है केस बेस्ड कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो बेस्ड होता है पैसेज और डेटा पर। और एक है डायग्राम जिसमें डायग्राम और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होगा जो हम डायग्राम देख के बेस्ड ऑन विजुअल और फिगर के बेसिस पर हम उसका आंसर्स देते हैं। तो नियरली 8 टाइप से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और वह ब्लूम टेक्सोनॉमी पर बेस्ड होते हैं। जेई के क्वेश्चंस हो, CBSE के हो, यूपी बोर्ड के हो या ICSE बोर्ड के हो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन, अप्लाइंग जिसमें हम सॉल्व कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके आंसर्स देना है। एनालाइजिंग जिसमें हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं और हम उसमें डिड्यूस कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद इवैल्यूएटिंग टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें हमको एक आंसर सेलेक्ट करना है, हमको एस्टिमेट करना है, हमको डिटरमाइन करना होता है। और एक क्रिएटिंग टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हम कंपोज करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। तो हमने देखा कि ब्लूम के बेसिस पर 6 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। 6 पैरामीटर्स में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल आप देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि द मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर एमिनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड फैटी एसिड्स। सो यह रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। सो आज हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे, 1 करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन। आप सबसे पहले इसमें समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड्स। अब 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक है ग्लूकोज, दूसरा है स्टार्च, सेलुलोज और लैक्टोज। सो डाइसैकेराइड्स हम कहते किसको हैं? सो डाइसैकेराइड्स कहते हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 प्रोडक्ट देता हो। सो लैक्टोज इसका आंसर होगा क्योंकि लैक्टोज 2 कंपोजिशन से मिला हुआ है। किससे किससे मिला हुआ है लैक्टोज हमारा? लैक्टोज जो है उसका कंपोजिशन हमारा होता है डाइसैकेराइड्स में जो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज यूनिट से मिलके बना होता है। तो इसका आंसर हमारा हो गया लैक्टोज। करेक्ट आंसर हो गया लैक्टोज। अब डाइसैकेराइड्स दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर डाइसैकेराइड्स में कौन सा होगा? तो रिड्यूसिंग इन नेचर डाइसैकेराइड्स में ऑप्शंस दिया है सुक्रोज एंड लैक्टोज। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सुक्रोज एंड माल्टोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। अब आपको सेलेक्ट करना है कि लैक्टोज एंड माल्टोज आर रिड्यूसिंग इन नेचर, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। अब लैक्टोज और माल्टोज में आपको मालूम है कि C1 और C4 कॉम्बिनेशन होता है, जबकि सुक्रोज में C1 एंड C2 कॉम्बिनेशन होता है। तो डाइसैकेराइड्स में इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? इसका ऑप्शन हो गया
lactose and maltose are reducing in nature. Sucrose is not reducing. Question number 3. The bond formed between two monosaccharides units. दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स के जुटने से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सो पेप्टाइड बॉन्ड, आपको मालूम है पेप्टाइड बॉन्ड होता है बिटवीन एमिनो एसिड्स, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। एस्टर बॉन्ड होता है आपका एसिड ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मालूम है कि यह फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सारे ऑप्शंस को समझिए। और क्वेश्चन नंबर 4, द मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक यूनिट क्या होगा? तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक यूनिट्स आपका होगा, आप सबसे पहले इसमें देखिए एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। मोनोसेक्राइड्स आर बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारा आंसर है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फैटी एसिड आपको मालूम है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड्स कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। कौन सा स्टेटमेंट है ग्लूकोज के लिए सही नहीं है? अब आप इसमें देखिए सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है वह एल्डोहेक्सोज है, करेक्ट है। ऑन हीटिंग विथ HI, प्रोलॉन्ग हीटिंग HI से करेंगे ग्लूकोज को तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। आपको मालूम है यह इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज के ऑल 6 कार्बन्स आर इन वन चेन। ऑप्शन सी, यह इट एग्जिस्ट इन अ फ्यूरानोज, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि फ्यूरानोज होता है फ्रुक्टोज के लिए और पायरानोज होता है ग्लूकोज के लिए। इट डज नॉट गिव सिप्स टेस्ट, तो यह सिप्स टेस्ट देता है। आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज सोलुबल इन वाटर। सो आपके मन में सबसे पहले आता है विटामिन सी, वाटर सोलुबल है, लेकिन यहाँ विटामिन सी ऑप्शन में नहीं है। सो आपको दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक होता है वाटर सोलुबल और एक होता है फैट सोलुबल। तो उस डेटा में आप जाएंगे तो B12 आपका है, विटामिन B12 वह होता है आपका वाटर सोलुबल विटामिन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ OH ग्रुप। सेम होगा। कॉन्फ़िगरेशन एट C1 कार्बन डिफरेंट होगा, क्योंकि C1 कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन और इसमें पोजीशन ऑफ OH बॉन्ड एक में राइट साइड में होगा और एक में OH बॉन्ड लेफ्ट साइड में होगा। साइज ऑफ हेमी एसिटल रिंग सेम है। कॉन्फ़िगरेशन एट C5 कार्बन एटम, ये सारे गलत हैं। सो ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर only with the configuration at C1 carbon, that is anomeric carbon. अब क्वेश्चन नंबर 8, 1 molecule of sucrose on hydrolysis, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? तो इसमें 2 molecules of glucose, 2 molecules of glucose plus 1 molecule of fructose, 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose and 2 molecules of fructose. तो करेक्ट आंसर इसका होगा 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose। C1C2 कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज। कौन सा करेक्ट है? सो इट कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, हाउएवर cannot reduce swelling. It undergoes mutarotation like glucose and fructose. It undergoes inversion of configuration on hydrolysis. It is levorotatory in nature. Levorotatory in nature। आप इसमें से कौन सा है क्वेश्चन स्टेटमेंट
इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज? कौन सा करेक्ट है? तो सुक्रोज अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सुक्रोज अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सबको मालूम है। और क्यों? तो while the statement correct from the follows, sucrose being a non-reducing sugar is not capable of reducing Fehling solution and Tollens reagent. Sucrose is dextrorotatory in nature and sucrose does not undergo mutarotation. Clear है concept? अब क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज हमारा हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवो एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर। तो इसमें 10 का आंसर क्या होगा आप बताइए? तो इसका हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन हाइड्रोलिसिस which of the following carbohydrate gives only and only glucose? हाइड्रोलिसिस पर कौन सा कंपाउंड है जो केवल ग्लूकोज देगा? ऑन हाइड्रोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव्स ओनली ग्लूकोज? तो इसका आंसर है आपको माल्टोज इल्स 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है? माल्टोज इज द करेक्ट आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर ए। Then question number 12, which of the following is a polysaccharides? polysaccharides कौन सा है इसमें? आप देखिए 12 में polysaccharides, which of the following is a polysaccharides? So आप देखिए ऑप्शन इसमें है ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड्स, माल्टोज इज अ मोनोसैकेराइड्स, और डाइसैकेराइड्स आपको बताना है ग्लूकोज क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजेन इज अ पोलीसैकेराइड्स। glycogen, cellulose are polysaccharides. Then question number 13, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आपके पास एक है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक एमिनो ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप, 2 एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। क्वेश्चन है कि कंपाउंड ए इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कब होगा? जब एमिनो और एसिडिक ग्रुप सेम होंगे। कंपाउंड ए इज बेसिक इन नेचर। बेसिक कब होगा? जब एमिनो ग्रुप ज़्यादा होगा एसिडिक ग्रुप से। और कंपाउंड ए इज एसिडिक इन नेचर, ये कब होगा? जब इसमें एसिडिक ग्रुप ज़्यादा होगा बेसिक ग्रुप से। एंड कंपाउंड ए इज़ अ एमोनियम सॉल्ट। सो आप इसका आंसर क्या होगा 13 का आप देखिए और बताइए इसमें कौन सा ग्रुप ज़्यादा है 13 नंबर क्वेश्चन में। सो आप देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को माइन्यूटली, तो यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप्स प्रेजेंट इन द गिवन एमिनो एसिड्स इज मोर दैन एसिडिक ग्रुप। 2 एमिनो ग्रुप है, एक यहाँ पर देखिए और एक यहाँ पर, और एक एसिडिक ग्रुप है, तो ये हो गया बेसिक। वेरी गुड। देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्ट्रक्चर which is the structure of a Zwitter ion of a amino acids? So Zwitter ions are those they contain positive or negative charge on nitrogen and negative charge on oxygen. So first में देखिए यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, सो यह नहीं है Zwitter आयन। सेकेंड में यहाँ पर 2 नेगेटिव हैं, यह भी Zwitter आयन नहीं है। थर्ड में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, लेकिन यह पॉजिटिव ऑक्सीजन पर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर हो ही नहीं सकता और अल्फ़ा एमिनो एसिड के क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में हम देख रहे हैं कि इसमें NH3+ और इस पर माइनस चार्ज है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। नंबर 15, द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच द एमिनो एसिड्स आर अरेंज इन प्रोटीन इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच वेरियस एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। वेरी बेसिक क्वेश्चन है, ये रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अब आइए, एन अल्फा हेलिक्स इज स्ट्रक्चरल फीचर, एन अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चरल फीचर। किसका स्ट्रक्चरल फीचर है? तो अल्फा हेलिक्स इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन formed by
twisting a polypeptide chain into right-handed screw-like structure. तो इसमें कौन सा बॉन्डिंग होगा? इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो क्वेश्चन है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एमीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, अब इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। आप इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी करेक्ट आंसर है, वैन डर वाल्स भी करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी करेक्ट है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज पेनियस एनीमिया। तो ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है विटामिन B12। और एक और अभी हमने B12 पर क्वेश्चन देखा, यह वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिप्रेजेंट्स विटामिन C, यानी कि उसका केमिकल नेम बताना है। तो सैकरेइक एसिड आपने देखा होगा, ग्लूकोज में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बेंजोइक एसिड एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका करेक्ट आंसर है स्कॉर्बिक एसिड। देन क्वेश्चन नंबर 20, न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, 4 ऑप्शन दिए हैं, पेंटोज शुगर है इसमें, दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजोनियस बेस और फॉस्फोरिक एसिड, और सी में है नाइट्रोजनियस बेस और पेंटोज शुगर, और डी में है नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें आपको देखना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, किसके किसके कंपोजिशन से यह बना हुआ है। तो आप देखोगे इसमें कि न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या होता है कि वहाँ पर बेस प्लस पेंटोज शुगर होता है, और जब फॉस्फोरिक एसिड जुट जाए तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो आपसे फिर एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्या करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते समय बराबर उस क्वेश्चन को आप समझेंगे कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के जो हैं वह 8 टाइप्स के होंगे, और उसके आंसर्स जो होंगे उस सारे क्वेश्चंस, उसमें भी डिफ़िकल्टी लेवल होता है, उसमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वह होते हैं एनालाइजिंग क्वेश्चन। जैसे आपसे एक और क्वेश्चन हमने इसमें नहीं लिखा है, आपसे हम पूछ रहे हैं कि हमको अगर कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उस क्वेश्चंस को कंपोज करते हैं। जैसे इसमें हमने एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया है, आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो स्ट्रक्चर दिया है, डायग्राम दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 को गौर से देखिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर बच्चे को कंसेप्ट मालूम है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। न्यूट्रल उसको कहते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो ग्रुप दोनों बराबर संख्या में हो। एसिडिक कहते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा हो, एमिनो ग्रुप कम हो। और बेसिक कहते हैं जिसमें एमिनो ग्रुप ज़्यादा हो और कार्बोक्सिलिक कम हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें हम एक कंसेप्ट से इसको हम कंसेप्ट पहले हम समझते हैं, और कंसेप्ट के बाद हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं गिवन डेटा के बेसिस पर। और जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, या हम इससे को फॉर्मुलेट भी कह सकते हैं या क्रिएट कह सकते हैं, तो ये सारे जिसमें आ जाते हैं इसको हम कहते हैं क्रिएटिंग टाइप क्वेश्चन। और इवेल्युएटिंग होगा, तो सबसे सिंपल रिमेंबरिंग होगा, ये 30% होगा। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस साल से 40% से बढ़ा के CBSE ने 50% किया है। सो प्लीज़ नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके 2 मार्कर, 3 मार्कर और इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग।